हे गाइस, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ जिलियन फ्लिन की एक और बेस्ट सेलिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर नॉवेल जिसका नाम है द गॉन गर्ल। कहानी की शुरुआत होती है निक ड्यून नाम के आदमी के साथ जो कि अपनी बीवी एमी ड्यून के साथ रहता है। निक का एक बार होता है जो कि उसने कुछ टाइम पहले अपनी बीवी एमी से पैसे लेके बनाया होता है। निक एक टाइम पे एक मैगजीन में राइटर हुआ करता था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के आ जाने के कारण उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है और एमी भी उसी मैगजीन में राइटर हुआ करती थी। 5 जून 2013 को निक और एमी की 5th वेडिंग एनिवर्सरी होती है। ऐसे में निक उसे सुबह सुबह बिना मिले ही बार के लिए निकल जाता है। जब वो बार में काम कर रहा होता है तो उसे उसके नेबर कार्ल पेली का कॉल आता है और ये निक के लिए बहुत शॉकिंग होता है क्योंकि कार्ल पेली और उसकी कभी बात नहीं होती। कार्ल निक को बताता है कि उसके घर का जो मेन डोर है वो खुला हुआ है और उसकी जो कैट है वो बाहर घूम रही है। निक को फिर से ताज्जुब होता है कि एमी अपनी कैट को कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलने देती, ऐसे में वो कैट बाहर कैसे घूम रही है। निक जब दौड़ा दौड़ा घर पर वापस आता है तो वो देखता है कि घर का मेन डोर खुला हुआ है और वो जैसी हॉल में एंटर करता है तो वहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है। इवन सेंटर टेबल भी टूटा हुआ पड़ा होता है, सोफे उल्टे हुए पड़े होते हैं। और जब वो किचन में पहुँचता है तो उसे वहाँ पर नाइफ और ब्लड मिलता है और एमी घर से गायब होती है। फिर वहीं हमें निक की कहानी के साथ साथ पैरेलली एमी की डायरी एंट्री दिखाई जाती है जो हमें बताई जाती है कि वो 2005 से लिख रही थी। उसमें बताती है कि उसके पेरेंट्स रैंड और मेरेडिथ 2 साइकोलॉजिस्ट होते हैं और स्ट्रगलिंग राइटर भी होते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो एक बुक लिखते हैं या मैं कहूँ तो एक सीरीज़ लिखते हैं जिसका नाम होता है अमेजिंग एमी सीरीज़, जो कि मैक्सिमम हद तक एमी के लाइफ से ही प्रेरित होती है। और वो बुक बहुत ज़्यादा हिट होती है कि अमेजिंग एमी ने अब क्या करा, अमेजिंग एमी अब स्कूल जाने लगी, अमेजिंग एमी अब ग्रेजुएट हो गई, तो वो लोगों को काफ़ी पसंद होती है। उसी अमेजिंग एमी बुक सीरीज़ की एक सक्सेस पार्टी में एमी निक से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं और निक कुछ टाइम बाद एमी को प्रपोज कर देता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। बैक टू प्रेजेंट डे। निक जब ये सब चीज़ें देखता है तो ऑब्वियसली वो पुलिस को कॉल करता है और 2 डिटेक्टिव बूनी और गिलपेन वहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं। वो निक को घर से बाहर कर देते हैं और फिर घर की तलाशी लेने लगते हैं। घर की तलाशी लेने के बाद वो निक से पूछताछ करने आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या एमी कोई ड्रग्स वगैरह लेती थी, जिस पे निक बोलता है कि नहीं, वो कोई ड्रग्स नहीं लेती थी। फिर डिटेक्टिव बूनी निक को एक एनवलप देते हैं जो कि उन्हें उसके घर से बरामद होता है। वो एनवलप के ऊपर लिखा होता है फर्स्ट क्लू। निक फिर दोनों डिटेक्टिव्स को बताता है कि एमी को इस तरह के ट्रेजर हंट्स खेलना बहुत पसंद था और वो अक्सर ऐसे गेम्स खेला करती थी। निक जब वो लिफाफे को खोल के पढ़ता है और वो पहेली को सॉल्व करता है तो उसे पता चलता है कि जो सेकंड क्लू है वो उसके ऑफिस में मिलेगा और इसी तरह से ही वो दोनों डिटेक्टिव को लीड करके उसके ऑफिस में लेके चला जाता है, जहाँ उसे उसके ऑफिस के टेबल पे सेकेंड एनवलप मिलता है जिस पे लिखा होता है सेकेंड क्लू। लेकिन वहाँ पर डिटेक्टिव गिलपिन को एक लिपस्टिक भी मिलती है। जब वो डिटेक्टिव निक से पूछती हैं क्या एमी इस तरीके की लिपस्टिक लगाती थी, जिस पे निक बोलता है कि उसे इस बात का इतना ध्यान नहीं है। अगेन हमें एमी की डायरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लिखती है कि 2006 में उसके पेरेंट्स को काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ चुकी थी और इवन वो बैंकरप्ट भी होने वाले थे। ऐसे में एमी ने अपने सेविंग्स का इस्तेमाल करके उसके पेरेंट्स को बैंकरप्ट होने से बचाया था, लेकिन निक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। बैक टू प्रेजेंट डे। जब निक सेकंड क्लू को सॉल्व करता है तो वो डिटेक्टिव को बोलता है कि ये पहली उसके कुछ समझ में नहीं आ रही और उसे नहीं पता कि ये कौन से जगह का जिक्र हो रहा है, लेकिन असल में निक को वो पता होता है कि वो जगह कौन सी होती है। और निक जब वो क्लू को फॉलो करता है तो वो थर्ड क्लू की तरफ पहुंचता है और वो थर्ड क्लू निक के डैड के पुराने घर में रखा होता है, लेकिन ये बात वो पुलिस को नहीं बताता। फिर हमें फिर से एमी की डायरी दिखाई जाती है। एमी बोलती है कि 2007 में निक की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। ऐसे में हम निक के होम टाउन शिफ्ट हो गए और उन दोनों की शादी को अब 2-3 साल हो चुके थे, लेकिन अब निक उसे उतना प्यार नहीं करता था जितना वो उससे स्टार्टिंग में करता था
और यही नहीं, निक की अब जॉब भी जा चुकी थी, जिस कारण से वो काफ़ी चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। वो अपने खर्चे नहीं मैनेज कर पा रहा था और अनशर्न फालतू खर्चा करता रहता था। और जब एमी इस बात में निक को टोकती थी तो वो एमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। एमी को गायब होके अब 2 दिन हो चुके होते हैं और निक के इन लॉज यानी कि एमी के पेरेंट्स रैंड और मेरेडिथ भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऑब्वियसली आने के बाद वो निक से सीधा सवाल यही पूछते हैं कि इस केस के बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है। तो निक बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन फिर उसके पेरेंट्स पुलिस को एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जब एमी हाई स्कूल में थी तो टॉमी ओहारे नाम का एक बंदा था जिस पर एमी ने छेड़छाड़ी का केस लगाया था। और यही नहीं, जब वो हाई स्कूल में थी उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था डेजी कॉलिंग्स। उससे ब्रेकअप करने के बाद भी वो एमी का पीछा करता रहता था। अब पुलिस को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक नई लीड मिलती है, क्योंकि इससे पहले तक पुलिस को ये शक हो रहा होता है कि कहीं इस सब में निक का ही तो हाथ नहीं है। फिर से हमें एमी की डायरी दिखाई जाती है जिसमें एमी लिखती है कि जैसे जैसे साल बीतते गए निक और ज़्यादा गुस्सैल और ज़्यादा चिड़चिड़ा होता गया और वो एमी से भी अब धीरे धीरे दूर होने लगा था। जब एमी ने निक से एक बार कॉन्फ्रंटेशन करा और उससे बोला कि तुम कुछ नया काम क्यों नहीं ढूंढ लेते, तब निक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने उसे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई। और यही नहीं, उसने एमी को धक्का देकर गिरा दिया था। ये देखकर एमी बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन एमी भी अकेली पड़ चुकी थी और वो किसी को अपनी बात नहीं बता पा रही थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं ये सब चीज़ें डायरी में ही लिख के रखती हूँ। कहानी में हमें यह भी बताया जाता है कि निक की एक ट्विन सिस्टर होती है मार्गो, और निक का जो बार होता है वो मार्गो और निक दोनों मिलके चला रहे होते हैं। हालांकि मार्गो एमी को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग रिलेटिव्स हैं तो उन्हें साथ मिलकर रहना पड़ता है। निक जब उसके डैड के घर पर उसे जो क्लू मिलता है उसे सॉल्व करता है, तो वो क्लू उसे लेके जाता है मार्गो के घर के पीछे बने एक खंडर में। और जब निक उस खंडर का दरवाज़ा खोलता है तो निक की आंखें फट जाती हैं। फिर से हमें एमी की डायरी की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें एमी बोलती है कि जब से निक ने उसको धक्का देकर गिराया है तब से एमी को निक से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा है और वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत होकर रहती है। उस टाइम एमी प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन वो डर के मारे वो अपनी बात निक से कह ही नहीं पाती। लेकिन उसकी एक दोस्त होती है नोएल नाम की, जिसको वो बताती है कि एमी प्रेग्नेंट थी। एमी अब इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो अपनी डायरी में लिखती है कि उसे निक से बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है और कल को मैं गायब हुई तो समझ लेना ये काम निक ने करा है। अब बैक टू प्रेजेंट डे, एमी को गायब हुए 7 दिन हो चुके रहते हैं और क्योंकि निक ने वो थर्ड क्लू सॉल्व कर लिया होता है जो कि उसे खंडर में लेके जाता है, और खंडर का जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके अंदर एक प्रॉपर मैन केव बनी होती है। उसके अंदर वो सारा सामान पड़ा होता है जो निक ने अपने क्रेडिट कार्ड से ख़रीदा था, टीवी, एसी, फ्रिज, गोल्ड क्लब, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान। अब यहाँ पर निक को पूरा गेम समझ में आने लग जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि एमी उसे फ्रेम कर रही है, उसे एक केस में फंसाने की कोशिश कर रही है और एमी ने ये सब चीज़ें जानबूझकर करी हैं। एमी ने हर वो क्लू उस जगह पे छोड़ा था जहाँ पर निक और एंडी मिला करते थे, और ये उसने खासकर इसलिए करा क्योंकि जब पुलिस इन क्लूज़ को ट्रेस करेगी तो ऑब्वियसली उनका सारा शक निक के ऊपर ही आएगा। एंडी यहाँ पर कौन है ये अभी हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा कि एंडी कौन थी। अब बैक टू डिटेक्टिव जब हम आते हैं तो डिटेक्टिव जब टॉमी ओहारे और डेसी कॉलिंग्स पे क्लोजिंग करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों दूर दूर तक जब एमी गायब हुई तो उनका यहाँ से कोई वास्ता नहीं था। ऐसे में उनका शक सिर्फ एक ही इंसान पे बचता है जो होता है निक। वो उसे उठा के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उससे इस बार धमका के डरा के बोलते हैं कि आखिर तुमने अपनी बीवी के साथ क्या करा है हमें बताओ। निक घबरा जाता है और उसे बोलता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर डिटेक्टिव बोलता है कि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर में या हॉल में घुसा था उसी टाइम ही मैंने देख के समझ गया था कि ये एक सेटअप है, किसी चीज़ को छुपाने के लिए सेटअप करा गया है कि जैसे घर में कोई किडनैपिंग हुई है। और यही नहीं, तुम्हारे किचन में हमें ब्लड सैंपल्स मिले हैं जिन्हें साफ़ कर दिया गया था और वो ब्लड किसी और का नहीं बल्कि एमी का था।
तो अब तुम शांति से अपना जुर्म कबूल करके हमें बता दो कि तुमने एमी को कहाँ छुपा के रखा है। अब निक तो यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुका रहता है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं रहता ये बताने के लिए कि उसने अपनी बीवी को नहीं मारा है। लेकिन फिर वही डायरी जो हमारे पैरेलली चल रही थी, जो एमी को एक विक्टिम बता रही थी, जो ये दिखला रही थी कि एमी बेचारी माजूर थी, उसको कितने जुर्म झेलने पड़े, उसके पति ने उस पर अत्याचार करा। लेकिन यहीं पे हमें शॉकिंग रिवेलेशन मिलती है जब हमें पता चलता है कि ये सब प्लान एक्चुअली में एमी का ही था, क्योंकि एमी के पेरेंट्स साइकोलॉजिस्ट थे और एमी भी इवन एमी भी मैगजीन में साइकोलॉजिकल क्विज़ेस लिखा करती थी, इसलिए उसका इस सब चीज़ों में दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था। एमी ने यह सब जानबूझ के करा ताकि वो निक को फंसा चुके। उसे निक की असलियत के बारे में पता चल चुका था। एक बार जब एमी निक को सरप्राइज़ करने के लिए उसके ऑफिस आई तो उसने देखा कि निक एक लड़की के साथ, जो कि यहीं पे हमें बताया जाता है वही लड़की थी एंडी, उस लड़की के साथ कहीं घूमने जा रहा है। और फिर यही सेम चीज़ एमी ने काफ़ी बार देखी। तब उसका शक यकीन में बदल गया कि निक डेफिनेटली उसे चीट कर रहा है। ऐसे में उसने सोचा कि वो निक से बदला कैसे ले, तो उसने इस तरीके का प्लान बनाया। और वो निक से बदला लेने का प्लान पूरे 1 साल पहले से प्लान कर रही थी। और जो ये डायरी हमें दिखाई जाती है कि वो 2007 से लिख रही थी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में वो डायरी वो 2012 से लिख रही होती है। और उसमें वो सब चीज़ें इस तरीके से लिखती है कि कल को अगर किसी को ये डायरी मिलती है तो उसमें रिटन प्रूफ रहेगा निक के खिलाफ कि किस तरह निक एमी पे अत्याचार करता था। और पूरा शक फिर यकीन में बदल जाएगा कि निक ने ही एमी के साथ कुछ करा है। 5 जून को उसने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोचा और 4 जून को उसने निक के साथ काफ़ी ज़ोर से झगड़ा करा था ताकि आसपास के पड़ोसियों को ये पता चल जाए कि ये दोनों लड़ रहे हैं। उसने फिर अपना हाथ काटा, अपना खून बहाया और फिर खून को साफ करा। उसने एक सेकेंड हैंड कार ली थी निक से छुपा के। वो उस कार में बैठ के निकल गई और डायरी में जो उसने सब लिखा वो एक किरदार था जो वो प्ले कर रही थी, ताकि सबको ऐसा लगे कि एमी एक भोली भाली लड़की है जिस पे एक अत्याचारी क्रूअल हस्बैंड जो था उसको विक्टिमाइज करता था, उसको मारता था, उसको पीटता था। एमी का प्लान था कि वो कार से निकलने के बाद खुद कहीं दूर चली जाएगी और जब निक को सज़ा हो जाएगी तब वो खुद भी सुसाइड कर लेगी। उसने 1 साल में इतना कैश जमा कर लिया था कि उसे किसी भी क्रेडिट कार्ड की या किसी भी बैंक से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो कहीं पर भी बहुत सुकून से छुप सकती थी। क्योंकि उसकी कोई पहचान ना कर सके इसलिए उसने अपने बाल कट करे, उसने अपने बाल डाई भी कराया। पहले वो ब्लॉन्ड, फिर उसने अपने बालों को पूरा ब्लैक कर लिया और फिर वो बड़े बड़े चश्मे पहन के जंगल में बने एक कॉटेज में छुपने के लिए चली गई। वहीं फिर इधर जब निक बुरी तरह से फंस जाता है तो फिर वो टैनर बोल्ट नाम का इंसान को हायर करता है जो कि उसका लॉयर होता है। वो उसे सब बताता है कि कैसे एमी उसे फंसा रही है। तब टैनर बोलता है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। ऐसे में फिर निक सबसे पहले टॉम ओहारे के पास जाता है ताकि वो उससे एमी के बचपने या एमी के टीनेज ईयर्स के बारे में चीज़ें जान सके। फिर टॉम ने उसे बताया कि एमी जो है वो एक पूरी तरीके से साइको है और पूरी तरीके से पागल है। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा हो गया था कि उसे काम से कहीं बाहर जाना पड़ता था और वो एमी को टाइम नहीं दे पाता था। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया और एक दिन एमी टॉम के घर आई। कुछ देर उसने उसके साथ वक्त बिताया और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। और अगले दिन सीधा पुलिस उनके घर पर आई और पुलिस घर पे आने के बाद उन लोगों ने सीधा टॉम को पकड़ लिया ये कहते हुए कि आपने एमी को मारा है। और जब मैंने एमी को देखा तो उसकी आंख पे नील पड़ चुका था। तब मुझे पता चल गया कि कितनी बड़ी साइको और कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है। जस्ट मुझे फंसाने के लिए इसने खुद पे हमला कर लिया। और फिर उसके बाद मुझे जेल हो गई और मैं काफ़ी टाइम जेल में भी था। लेकिन फिर एमी ने उस केस को विड्रॉ कर लिया। और फिर निक जब डेजी कॉलिंग्स जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है उससे मिलता है तो वो भी सेम चीज़ बताता है कि उसने खुद ही अपने आप को हमला कर लिया और ये कह दिया कि मेरी मॉम ने उसे मारा है, इस कारण से मेरी मॉम को भी जेल हो गई थी। एमी को एक्चुअली जो उसके साथ बुरा करता है उसे और बुरा फील करवाने में या उसे सज़ा दिलवाने में बहुत मज़ा आता है। ये उसका शुरू से कैरेक्टर रहा है और वो अभी भी उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रही है। एमी जो होती है वो प्रेग्नेंट भी नहीं होती, जस्ट केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो नोएल को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है।
फिर एक दिन एंडी भी मीडिया के सामने आके ये बोल देती है कि निक जो है वो एक परवर्ट है और उसने उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा और यूज़ करा, क्योंकि निक 38 ईयर्स का आदमी होता है और एंडी 22 ईयर्स की गर्ल होती है। तो ऐसे में जो मीडिया है उससे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी लड़की को मिलती है, एमी को मिलती है, और निक जो है वो बहुत ज़्यादा ही उसको नेगेटिव पब्लिसिटी मिलती है। पुलिस को एमी की डायरी मिल जाती है जिस कारण से वो निक को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वही पैरेलली में हमें दिखाया जाता है कि एमी ये सारी चीज़ों को एक न्यूज़ चैनल पे देख रही होती है और उसे बड़ी खुशी हो रही होती है, लेकिन एमी का कैश ख़त्म होने लगता है। और फिर जिस कॉटेज में रहती है वहाँ उसके 2 दोस्त बनते हैं जो उससे एक दिन मिलने के लिए आते हैं उसके रूम पे। लेकिन ये दोनों लोग चोर होते हैं, वो एमी को पकड़ लेते हैं और उसके पास जो भी कैश बचा होता है उसको चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। अब एमी टोटली कंगाल हो चुकी होती है क्योंकि उसके पास एक भी रुपया नहीं होता। ऐसे में एमी डेजी कॉलिंग्स को फ़ोन करती है। डेजी कॉलिंग्स एक रिच बिजनेसमैन होता है जिसके पास एक बड़ा सा फार्म हाउस होता है नदी के किनारे। वो एमी को बोलता है कि तुम मेरे एक काम करो, तुम मेरे साथ घर पे मत चलो, मैं तुम्हें उस फार्म हाउस पे रख दूंगा और वहाँ पर कोई आता भी नहीं है, तो तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी। फिर एमी उस फार्म हाउस पर रहने लगती है कुछ टाइम तक। लेकिन कुछ टाइम रहने के बाद भी एमी, क्योंकि साइको और पागल तो रहती है, उसके दिमाग में फिर से हलचल होती है, उसे समझ में नहीं आता क्या करे। तो वो एक दिन डेजी को घर पे बुलाती है, मतलब उसी फार्म हाउस पे, उसको शराब में नींद की गोली मिलाती है और फिर उसका गला काट के उसको मार देती है और उसकी पूरी बॉडी पे खून वून लग जाता है। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि निक जो होता है वो अपनी बेल पे बाहर आया होता है, लेकिन मीडिया वाले उसे रोस्ट कर रहे होते हैं, ग्रिल कर रहे होते हैं, और वो मीडिया को बयान दे ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि दूर एमी खड़ी है। और फिर पूरी मीडिया एमी की तरफ चली जाती है और फिर एमी आके उन्हें बताती है कि डेजी कॉलिंग्स ने एमी को किडनैप करा था। और एमी यहाँ पर डेजी पे पूरा इल्ज़ाम लगा देती है, क्योंकि एमी को पता चल चुका था कि उसका भांडा फूटने वाला है। ऐसे में उसने क्या करा, उसने अपने हाथ पे ऐसे निशान बनाए जैसे उसे बांध के रखा गया था, और उसने ये बोला कि डेजी उससे अभी भी ऑब्सेस्ड था और उसने उसे किडनैप कर लिया और उसे बंदी बना के रखता था और रेगुलरली उसके साथ रेप करता था, और आज मैं किसी तरह उसके चंगुल से छुप के बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन एमी के वापस आ जाने के बाद भी निक को असलियत के बारे में तो पता होता ही है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद निक को उसके अपनी भयानक डरावनी साइको बीवी के साथ अपना जीवन व्यतीत ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने कुछ भी गलत करा या एमी के अगेंस्ट गया तो वो पुलिस में जाके कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकती है। यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।